हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके चैनल लर्न विद एस्पिरेंट्स में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें के 6 जून के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। और क्वेश्चन एनालिसिस करने के साथ साथ ही हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे जो आपकी आने वाली आगे की शिफ्ट है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये काफ़ी क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो आज 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था। वो पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2024। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर कल का किसी ने वीडियो हमारा देखा हो, कल के थर्ड शिफ्ट का 5 जून के थर्ड शिफ्ट का वीडियो जो हमने अपलोड किया अपने चैनल में, उसमें ये क्वेश्चन हमने करवाया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। और ये आज 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिल गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2024 में है वो है 4.9%। ओके, एक चीज़ और है कि ये जो लेटेस्ट आपकी रेट हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बन रहे हैं। कल के जो शिफ्ट में आया था वो आया था शायद पॉवर्टी रेट से क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं अब थोड़ा सा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 4.9%। इसके अलावा जो आपका पॉवर्टी है, पॉवर्टी से रिलेटेड जो आंकड़े जारी करता है वो कौन करता है? नीति आयोग। अगर आज पूछा जाए कि कौन करता है ये आंकड़े, ये रेट कौन डिसाइड करता है? नीति आयोग करता है। ओके, उसके अलावा जो पॉवर्टी से रिलेटेड आपकी संबंधित जो समितियां हैं वो है दांडेकर समिति, ओके, तेंदुलकर समिति, आईजे अहलूवालिया समिति, ओके, ये 3-4 काफ़ी, और सी रंगराजन समिति, 3-4 समितियाँ जो आपके पॉवर्टी रेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति आयोग का डाटा दिया है, जो आपके पास ये दिख रहा है नीति आयोग का डाटा है। किसका? नीति आयोग का। ओके, तो नीति आयोग के डाटा के अकॉर्डिंग जो भारत में गरीबी थी, अत्यधिक गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में, वो 2011-12 में 18.4% से घटकर कितनी हो गई? 2.8%। यही आपके सरकारी आंकड़े हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रह गई? 2.8%। और इसी में शहरी क्षेत्र में कितनी लिख रही है? 1.1%। और ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच जो गरीबी का अनुपात था वो घटकर 1.7% रह गया। क्लियर? 2.8% ग्रामीण, 1.1% शहरी, और दोनों के बीच अंतर 1.7%। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द अवॉर्डेड द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। जो ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स होते हैं ये हर साल दिए जाते हैं हॉकी इंडिया एसोसिएशन की तरफ से, और इसमें बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो मिला है, मेल और फीमेल दोनों में, मेल को मिला है हरमनप्रीत को और फीमेल में सविता पुनिया को। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट हो सकता है उसमें देख लीजिए, जैसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार सविता पुनिया को, डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमित रोहिदास को, इसे हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर को हार्दिक सिंह को अजीत सिंह पाल पुरस्कार नाम दिया गया इसको। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड अभिषेक को हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ, एक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, ये है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये किसको मिला? ये 1975 की जो हॉकी वर्ल्ड कप टीम थी उसको मिला है। ओके, क्लियर? 1975 विश्व कप विजेता टीम को मिला है अवार्ड। बाकी आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, लर्न विद एस्पिरेंट्स पे लिंक पड़ा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ, और पहले की भी पीडीएफ काफ़ी पड़ी हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल एच टिपिकली ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस। तो अभी तक जो एनालिसिस से पता चला है कि कल के तीनों शिफ्ट में और आज की शिफ्ट में भी ये एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो शॉर्टकट की आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते हैं आगे द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे 2024। नेवी डे 2024 में जो नेवी डे होता है उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी स्ट्रेंथ पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या थी? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर? इसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट थीम हो सकती हैं आगे लगी हैं, देखिए। द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? ये 8 अक्टूबर को। क्लियर? और ये थीम क्या थी उसकी? भारतीय वायुसेना 2024 की सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। क्या थी? सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। रिपब्लिक डे 2025 2025 में जो था उसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके अलावा आर्मी डे जो होता है कब होता है? 15 जनवरी। इसकी थीम क्या थी? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन मतलब प्रौद्योगिकी और शोषण का वर्ष, आर्मी की थीम थी। क्लियर। एयरफोर्स की रिपब्लिक डे की, आर्मी की 3 और नेवी की 4 आपकी क्लियर हो गई आगे एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंगेज खां इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न कंट्री ऑफ। चंगेज खां किस मॉडर्न देश से ताल्लुक़ रखते थे? वो रखते थे मंगोलिया से। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। ओके, उलन बटोर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 19 नवंबर 1986। इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण नियम जो है ये कब आया है? 19 नवंबर 1986। ये क्वेश्चन लगभग कई एग्जामों में पूछा जा चुका है आपसे और आगे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये मैनेज कौन करता है? ये एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसकी 4 अन्य शाखाएं जो चेन्नई में हैं, कहाँ पे? चेन्नई में, दिल्ली में, देहरादून में और मुंबई में। ओके, इसकी 4 जो ट्रिब्यूटरी एनजीटी की। यही जो आपके पेड़ होते हैं इनकी कटाई देखभाल के लिए जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एनजीटी रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लैंड एक्विजिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1894। देखिए एक्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्ट आप एक बार जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर देखिएगा। एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है 1894 में, जो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था 1894 में आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द नाउ ड्राइव्ड अप रिवर। कालीबंगन जो लोकेटेड है वो किस बैन नदी के किनारे स्थित है? वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये घग्गर नदी है कहाँ पे? देख लेते हैं। कालीबंगन एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें कालीबंगन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्लेस था जो खोजा गया था। और ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इस समय हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ओके, और सिचुएटेड बैंक ऑफ घग्गर रिवर, स्पेशली इट लाइज ऑन पीलीबंगन तहसील बिटवीन सोहार्थगढ़ एंड हनुमानगढ़। क्लियर। कालीबंगन आपका कहाँ है? राजस्थान में। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट्स है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 31B वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जो 31B जो अमेंडमेंट है आपका, सॉरी एक्ट आर्टिकल 31B है जो, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो आपका पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 31B। इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सम्मिलित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों और विनियमों को इस आधार पर चुनौती देने के लिए प्रदान करता है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आप ऐसे समझिए कि 9वीं अनुसूची में जो विषय आपके रखे गए हैं, 9वीं अनुसूची में जो आपके कुछ चीज़ें रखी गई हैं, उनमें ये नियम बनाया गया था पहले कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें जो भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे को हस्तक्षेप ना करें, मूलभूत ढांचे को छोड़कर जो भी चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं। इसीलिए जो ऐड किया गया वो 31B आर्टिकल ऐड किया गया संविधान में। ओके, क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द 9th कैनस फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड इन कैनस फ्रांस। कैनस फिल्म फेस्टिवल इस बार कौन सा था? 2025 का। ये था 78th। और ये होता कहाँ पे? कैनस फ्रांस में हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक अवार्ड दिया जाता है, इसको बोलते हैं हॉनरेरी पैलम डोर रिसिपिएंट। ओके, ये पैलम डोर जो अवार्ड होता है रिसिपिएंट का, ये किसको दिया गया? ये दिया गया रॉबर्ट डी नीरो। सबसे इम्पोर्टेंट जो यही याद रखिएगा कि रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया। क्लियर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन पंजाब। पंजाब में नेशनल पार्क कितने? 0। मैक्सिमम कहाँ पे हैं आपके? सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पे? एमपी में। एमपी के बाद कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, क्लियर। चलते हैं आगे। हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्कोर 10,000 रन इन 2020। 2020 में 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन सा? विराट कोहली, जर्सी नंबर 18, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी ये। और आरसीबी ने अभी जस्ट 2025 का जो मेंस का टाइटल था वो भी जीता है। क्लियर। ये आईपीएल और 2020 इंटरनेशनल दोनों को मिला के 10,000 रन बोले गए हैं। क्लियर। चलते हैं आगे।
धर्म गार्जियन इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन, धर्म गार्जियन जो एनुअली एक्सरसाइज जो किसके किसके बीच होती है, इंडिया और जापान के बीच। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो जैसे संपत्ति किसके बीच, संप्रति इंडिया बांग्लादेश, वज्रपहार इंडिया यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, कारपेट इंडिया थाईलैंड के। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो आगे पूछी जा सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्का द कुषाण एम्परर वाज ए फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, बुद्धिज्म। कनिष्का जो कुषाण का एम्परर था वो किस रिलीजन से संबंधित रखता था, बुद्ध से। इसके अलावा जैसे आपके अशोक हैं मौर्य डायनेस्टी से थे, ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित रखते थे और इन्होंने बुद्ध का प्रचार करने के लिए अपने लड़का और लड़की संघमित्रा और महन को श्रीलंका भेजा था। और इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लास्ट में काफ़ी शिलालेख भी लिखाए हैं जिसमें बुद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ASC सेकेंड इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो मैक्सिमम फुल फॉर्म है ये आपके जरूर पूछे जा रहे हैं, जैसे HTTP, HTTPS, HTML। अभी देखिए ASC थर्ड, ASC सेकेंड, ये जनरेशन है आपके जो कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। क्लियर, तो ये आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट स्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू आइडेंटिफाई द सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस। ये जो आपका अमेंडमेंट है सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 105, ये कल जो हमने 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था उसमें जो जो इम्पोर्टेंट आपके अमेंडमेंट होते हैं वो सारे हमने बताए थे। जैसे अभी 100वां अमेंडमेंट जो था 2015 में, वो भारत बांग्लादेश के बीच गांव साझा करना था। 102 जो था OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था, संवैधानिक दर्जा देना था। 101 जो था वो GST से रिलेटेड था। 103 EWS का 10% आरक्षण। 104 2020 में 10 वर्ष SC/ST सीट बढ़ाना था, एग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी गई। 105 आपका ये जो था SEBC से रिलेटेड था, इनको कमज़ोर जो हैं इनको संवैधानिक दर्जा देना और इनको विकास करना। इसके अलावा जो 106 अभी जब से लेटेस्ट हुआ है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिला सीट को 1/3 करना। क्लियर, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप कुछ बात करें तो जैसे मेन एक्ट जो आपके इसके अलावा जो है वो है जैसे इम्पोर्टेंट आपका 61वां, उसमें क्या था, एज जो थी वोट की 21 से घटा के 18 की गई। उसके अलावा 86वां जो था वो कब हुआ था, 2002 में। उसमें क्या था, उसमें जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया गया था और ये एक तरह से मौलिक कर्तव्य है गार्जियन का। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल अमेंडमेंट एक्ट थे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक्सपेक्टेड भी जो चीज़ें थी वो आपकी ऐड कर दी गई हैं। तो PDF को अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। और आगे आने वाले एग्जाम का ऐसे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।